नमस्कार पूर्णिमा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, लॉन्ग टाइम, माय प्लेजर। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन अब तो अमेरिका में एक के बाद एक पता नहीं क्या क्या होता चला जा रहा है, तो ऐसे में लगा कि आपसे बात करना बहुत जरूरी है। अपने दर्शकों को बता दूं कि पूर्णिमा जी अमेरिका में रहती हैं, रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक भी रखती हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। ये बताइए कि लॉस एंजलिस में क्या चल रहा है, वहां पर जो आग लगी हुई है पूर्णिमा जी, उसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए अंजू जी, हम बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे ना कुछ सब्जेक्ट में हमें बात करना चाहिए था, तो आगे बढ़ते-बढ़ते यहाँ पे आया। सो अभी लेटेस्ट ये चल रहा है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया था, कुछ-कुछ सैंक्चुअरी सिटी को टारगेट किया था। उसमें से स्पेसिफिकली मेरे सिटी भी है, मिल्वॉकी। और एलए में अभी काफ़ी जगह में रेड हुआ है, आइस की रेड हुआ है। वहाँ पे इल्लीगल इमिग्रेंट्स बहुत है और इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए ये हो रहा है। जैसे देखो, पॉलिसी के हिसाब से आई एम अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। क्यों? बिकॉज हमारे अभी कंट्री है, कंट्री का एक बॉर्डर रहना चाहिए। बिना बॉर्डर का कोई कंट्री नहीं हो सकता। मैं अभी 500 साल पहले की बात नहीं कर रही हूँ, और 200 साल पहले की जो सिचुएशन अभी 2025 में हमारे पास 200 कंट्रीज है। अगर बात यहाँ तक आए कि कंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बात भी होना ज़रूरी है। तब हम वो वहाँ पे भी बात को वहाँ तक खींच सकते हैं कि 57 इस्लामिक कंट्रीज़ है, उसका बॉर्डर क्यों नहीं, उसके बॉर्डर के बारे में कोई नहीं कुछ कहता। ऊपर से आप सऊदी अरबिया को देखो, वहाँ पे मक्का में कोई नॉन मुस्लिम पहुँच सकता है क्या? वहाँ पे भी बॉर्डर लगा हुआ है, वेटिकन में वहाँ पे सिक्योरिटी लगा रहता है। तो मेरे ख्याल से वो जो बॉर्डर का जो बात होता हुआ है ना, वो लॉजिकली होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड देयर बी कंट्री और नॉट? मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है, अगर नहीं होना चाहिए नो प्रॉब्लम, लेकिन देयर हैज टू बी सम चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर है तो उसको कैसे बाउंड्री को कैसे मेंटेन करा जाए, उसका सॉवरेनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, वो दिस इज एज ए नेशनलिस्ट आई हैव टू थिंक थ्रू। तो जैसे मैं इलीगल इमिग्रेशन की अगेंस्ट हूँ, इंडिया में भी आपका ये प्रॉब्लम है, एनआरसी का प्रॉब्लम होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड बहुत, यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, एलियंस है, वो उसका डेफिनेशन ही चेंज हो गया। धीरे धीरे कर करके अभी इलीगल भी नहीं बोल सकते हो, आप इलीगल एलियन भी नहीं बोल सकते हो। अभी वो धीरे धीरे करके अनडॉक्यूमेंटेड में आ चुका है बेसिकली। बट व्हाट इट इज एट द एंड ऑफ द डे, ये जो पॉलिसी डिफरेंस है आप देखो, तो डेमोक्रेट के हिसाब से दे आर ओके विथ इलीगल इमिग्रेंट्स। डजेंट मैटर कहाँ से आया, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई बैकग्राउंड चेक भी नहीं जरूरी है। अब लीगल इमिग्रेंट्स, अभी फर्क क्या है फिर हमारे जैसे लोगों के ऊपर? आप 10 साल 20 साल का लीगल इमिग्रेंट का इमिग्रेशन का छापा लगा देते हो, लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको ग्रीन कार्ड ही मिलेगा कि नहीं, उनको घर लेना या बच्चे यहाँ पे पालना, स्कूल जाना, ऑफिस लेना, दिस इज सच ए मैसी सिचुएशन। जो लीगली यहाँ पे आए हैं उनके ऊपर आप इतना प्रॉब्लम्स डाल के रखे हो, जो इलीगली आ रहे हो उनके ऊपर तो आप पैसा डाल रहे हो। उनको आप हाउसिंग के लिए पैसा दे रहे हो, आप हेल्थ केयर के लिए पैसा दे रहे हो, एजुकेशन के लिए पैसा दे रहे हो, खाने के लिए पैसा दे रहे हो, रेड कार्पेट डाल के रखे हो, फोन हाथ में पकड़ा देते हो जब आए। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट गुड इन ए वे, दैट दिस इज नॉट फेयर सिस्टम। अब कोई भी सिस्टम लो, आप उसको फेयर करो, नो प्रॉब्लम। ऑन टॉप ऑफ इट आपने बॉर्डर ऐसा खोल के रखा है, 12 to 14 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स बाइडेन एरा में आ चुका है यहाँ पे। कौन आया है, कहाँ पे उनको सेटल करा है, किसी को नहीं पता। हमारे बैकयार्ड में सेटल करा गया है, वो भी हमें नहीं पता। कहाँ पे दंगा लग जाएगा हमें भी नहीं पता होगा, किस किस को मार देंगे हमें भी नहीं पता होगा। सो ये जो सिचुएशन है क्रिएट करा गया है, दिस इज डेलिबरेटली क्रिएट करा गया है कि यहाँ पे एक क्योटिक सिचुएशन बने। लोग जो नॉर्मल लोग हैं, पॉलिटिक्स के साथ उनका उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको क्या फर्क पड़ता है कौन प्रेसिडेंट है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रहे हो, तो हमेशा फाइट ही करते रहेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन उनको क्या है, उनको सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, थोड़ा पैसा कमाना है। अगर इंडियन इमिग्रेंट है, वो हर साल में एक एक बार इंडिया जाते, पेरेंट्स को देखने जाते, रिलेटिव्स को देखने जाते। यही तो सिचुएशन है ना, उनको पॉलिटिक्स के साथ क्या है, कोई कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन बनाया गया है डेलिबरेटली, बहुत ही केओटिक सिचुएशन बन गया। एक तो इलीगल इमिग्रेशन का एक सिचुएशन बन गया। अब यहाँ पे जो जो एम्प्लॉयर्स है वो भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं, लोग काम नहीं करना चाहते, रेगुलर जो लोग हैं काम नहीं करना चाहते, अगर करना भी चाहते हैं उनको $25 आप मिनिमम दोगे तो काम करेंगे। अब मान लो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट स्पेसिफिकली मैक्सिकन और साउथ अमेरिकन, वो मतलब $5 $6 $7 में काम कर लेंगे, तो उनको रख लेंगे, कैश में रख लेंगे, अनडॉक्यूमेंटेड है वो, इलीगल है, इन ए वे दे आर इलीगल, राइट? तो एम्प्लॉयर के हिसाब से आप देखोगे तो वही सिचुएशन चल रहा है। और ऐसे ही बेसिकली रेड लगाया जा रहा है जहां जहां पे बड़ा नंबर पे, आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस बोलो या कोई मैन्युफैक्चरिंग बोलो, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, कम कम पैसों से काम कर रहे हैं, इवन इवन दे आर चार्जिंग $15, दे आर नॉट चार्जिंग लेस देन $15। यहाँ की जो मिनिमम है $7 सम चेंज है। लेकिन आप देखा जाए तो उसको आप, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ जस्ट इमिग्रेशन, हाउ इज दिस फेयर? जो कोई और आके कम दाम में काम कर रहा है, और जो यहाँ पे जो पर पूर्णिमा जी, ये जो कुछ एलए में हो रहा है या इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर जो हो रहा है, ये आपने बताया बाइडेन के टाइम में आए, डेमोक्रेट्स के टाइम में आए, तो अभी भी क्या जो कुछ ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगा हो रहा है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सोरोस गैंग या डेमोक्रेट्स के लोग हैं? आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये तो देर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ये जो एलए जो है कैलिफोर्निया के अंदर पड़ता है, ये डेमोक्रेट रूल्ड स्टेट है। वहां पे इट्स एब्सोल्युटली, अभी तो बात भी हो रहा है कि कभी कभी लगता है कि कैलिफोर्निया सेसेशनिस्ट काम करके अमेरिका से अलग हो जाएगा, ऐसे भी सिचुएशन आ सकता है फ्यूचर में, वी डोंट नो। बट एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग इन कैलिफोर्निया, ये जो सोरोस गैंग आप बोल रहे हो, इट्स द सेम थिंग दैट वी हैव सीन इन द पास्ट। जैसे बीएलएम हो गया, जैसे इस्लामो मार्क्सिस्ट का, जो बीएलएम इज एन इस्लामो मार्क्सिस्ट एजेंडा, उसमें आपको इस्लामिक एंटिटी भी दिखाई दिया। दिस इज द सेम थिंग, द क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है आपका, जो ट्रांसजेंडर एक्टिविज्म चल रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जेंडर ट्रांजिशन का जो एक्टिविज्म चल रहा है, जो बाथरूम का इशू लेके यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे यहाँ पे स्कूल में परेड, प्राइड मंथ, स्कूल बोलो, यहाँ पे जून, मंथ ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड एज ए प्राइड मंथ। तो ये जो चल रहा है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लेफ्टिस्ट गैंग, बेसिकली मार्क्सिस्ट एजेंडा, जो आप समहाउ सबवर्ट करना है कोई सोसाइटी को, सो दे जस्ट टेक इश्यूज and make it bigger in terms of breaking the family structure। अभी इंडिया में भी हो रहा है। हमें जो ट्रांसजेंडरिज्म, तभी रिसेंट एक केस हुआ है, जो आपकी कोर्ट ने बताया कि पेरेंट लिखा हुआ उसके कोर्ट में, नॉट फादर एंड मदर। So these things are happening, it's to, in order to make sure that parental एक जो structure होता है, जो family structure है, उसको break कर दे लोग। The younger kids become very confused and they become mentally ill होगा तभी तो chaotic society होगी। क्योटिक सोसाइटी होगी तभी तो पॉलिटिशियंस उसमें रूल कर पाएंगे। पॉलिटिशियंस रूल कर पाएंगे, इसका मतलब क्या है? देयर विल बी ए लिटिल बिट ऑफ हैंड accounted folks entities who is going to rule the entire world, that's what is going to happen at the end of the day। but California की बात अगर करो तो there is no doubt यहाँ पे Islamo Marxism is part of it, Soros gang is part of it। जो मुस्लिम जो कैफिया की लेके जो पैलेस्टाइन एजेंडा चलाते हैं, this is all leftist agenda। so this is all they are all coming together basically। अभी जो पहले हम लोग BLM टाइप में ये सब देखा है, समर ऑफ लव, दिस इज बेसिकली समर ऑफ लव 2.0 होने जा रहा है। बट दिस इज अ बिगर थिंग बेसिकली। अमेरिका में जो सिचुएशन हो रहा है, ये एक सिविल वॉर का एक बिल्डअप बढ़ता दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जी। पर पूर्णिमा जी, ये सब कुछ क्या डोनाल्ड ट्रम्प की जो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर पॉलिसीज थी उसके बाद ही सब कुछ देखने को मिल रहा है, इसीलिए इतना सब कुछ हो रहा है? क्योंकि आप देखो ना, भारत में भी तो यही हो रहा है। जब आप बांग्लादेशियों को वापस भेज रहे हैं, रोहिंग्या को वापस भेज रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक जमात है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर वहां से स्टे लग जाता है। इट्स द सेम थिंग, यहाँ पे जो हो रहा है वहां पे भी वैसे ही होगा। सिचुएशन इज सेम, अंडरलाइंग इशू डजंट मैटर।
एट द एंड ऑफ द डे उस कंट्री को ब्रेक करके उसको कैसे रूल करना है, दैट इज द होल गोल। अब इंडिया को कौन रूल करेगा एट द एंड ऑफ द डे, विल सी, ओनली द टाइम कैन टेल। ऑब्वियसली मैं कहती हूँ #3Ms, जिसमें मैं मार्क्सिस्ट, मुस्लिम्स और मिशनरी को डालती हूँ इन जनरल, बट देर आर अदर एलिमेंट्स, अदर प्लेयर्स इन इट। आप हिंदू को देखो, हिंदू समाज को देखो, ट्राइबल्स को देखो, सबको धीरे धीरे ब्रेक करा जा रहा है, वेदर इट इज थ्रू एडुकेशन और वेदर इट इज थ्रू बॉलीवुड सॉफ्ट कम्युनिकेशन नैरेटिव से उसको दिमाग में वो सेक्युलरिज्म की आइडिया घुसाया जाता है। सो इट्स द सेम थिंग, इट रियली डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे आप कौन सा इशू पकड़ रहे हो। इंडिया के लिए वो कास्ट इशू पकड़ा गया है, लैंग्वेज इशू पकड़ा गया है, यहाँ में वो ऑब्वियसली रेस आ जाता है, अभी रिलीजन आ चुका है। अब ये रिलीजन तो आना ही था एक ना एक दिन, ये इनको समझ नहीं आया था 4 साल 10 साल पहले, इनको समझ नहीं आया था कि रिलीजन इज गोइंग टू बी playing a major role. Now it is, obviously. तो ये जो so underlying issue really doesn't matter. At the end of the day, it is all about who's going to rule you. And जिसके against आप criticism नहीं कर सकते हो, they are the ruler at the end of the day. तो यही हमें अभी मतलब we have to pay attention, किसको आप criticize कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते हो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है आगे जाके। लेकिन पूर्णिमा जी, अगर हम ये मान लें कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर घिर रहे हैं अपनी पॉलिसीज के चलते, लेकिन फिर दूसरी तरफ आप देखो ना, जिस शख्स ने, एलन मस्क ने उनका पूरा साथ दिया, डोनाल्ड ट्रंप की जीत को सुनिश्चित करने वाले एलन मस्क हैं, और उन्हीं से ही लड़ाई हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, उनके भी सगे नहीं रह पाए वो। देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक पर्सनालिटी है, वो एक माचो मैन की जैसा उनको प्रोजेक्ट करा गया है कि इज द अल्फा मैन, इज अ माचो मैन, राइट, जो बोलेंगे वही होगा। अब मैं आपको यहाँ की सिचुएशन बताऊं, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो सपोर्टर है, कोर सपोर्टर है, बेसिकली क्रिश्चियन ग्रुप जो है, राइट विंग, फार राइट विंग क्रिश्चियन ग्रुप जो है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो दे आर वेरी, अभी इट वाज वेरी क्लियर टू मी ड्यूरिंग जो H1B का कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तभी क्लियर हो चुका था, अभी पहले भी था सेंटिमेंट, लेकिन दे आर द वन एक्चुअली क्वाइट एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट लेके आके बैठे हुए हैं। अभी लेफ्ट विंग बेसिकली चाहते कि कोई भी आ जाए इस कंट्री में, यहाँ पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस कोई जरूरत नहीं है, टोटल मतलब फार लेफ्ट एक्सट्रीम में चले गए वो लोग। अब राइट विंग जो है ये कह रहे कि हमें इमिग्रेंट चाहिए ही नहीं है, स्पेसिफिकली कह रहे कि हमें इंडियन नहीं चाहिए। अब आप मुझे बताओ, हमारे जैसे लोग जो यहाँ पे लीगली आए हैं, यहाँ पे लीगली बैठे हुए, प्रोसेस किए हैं, यहाँ की कोई धोखा किसी को नहीं दिए, किसी का जॉब नहीं चुराया, किसी को गन डाल के धमकी दे के उनका जगह नहीं चुराया, there is nothing for us to do such act like that। तो यहाँ पे अगर वो लोग ये कहे कि एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट लेके आके कि हमें इंडियन ही नहीं चाहिए, they're filthy, they're dirty, they smell, who wants a curry AI product and things like that, this is dangerous, this is a dangerous trend on top of it। तो बेसिकली सेंटर में कोई नहीं सोच रहे, कोई ये कंट्री अगर इमिग्रेंट ने बनाया है तो इमिग्रेंट का कोई, सब इमिग्रेंट का यहाँ पे जगह होना चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस होना चाहिए, है ना, एक there has to be some legal process। तुम कैसे, कहाँ से आ रहे हो, क्या आ रहे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे तुम मारने तो नहीं आ रहे, लोगों को तो मारने नहीं आ रहे हो। there are so many cases that has come to light, the illegal immigrants ने यहाँ पे आके काफी बार उनको भगाया गया है, वो डिपोर्ट किया गया, फिर से आके यहाँ पे लोग मारे। This has happened over here, ऐसा नहीं कि फिक्शनल स्टोरी है, this has happened and we know about it। So unfortunately ये दो पार्टी की जो एजेंडा हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया। Nobody is thinking from a central perspective that ये कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज बिल्ट बाय इमिग्रेंट्स, ये नेटिव अमेरिका का कंट्री थी और लैंड था, यूरोपियन आके यहाँ पे अच्छा कंट्री बनाया, नो डाउट अबाउट इट, हम तो कह नहीं रहे कि इंडियन ने बनाया, बट एट द सेम टाइम अगर वो राइट विंग आके कह रहा है कि इंडियन की जगह नहीं है यहाँ पे, दैट इज अ डेंजरस ट्रेंड दैट आई एम एक्चुअली वेरी कंसर्न्ड अबाउट। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे देयर हैज टू बी सम कन्वर्सेशन एज टू यहाँ पे इमिग्रेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता। अब पहले जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन में बात कर रहे थे, स्पेसिफिकली ये कहा था कि जो इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे है उनको टारगेट करा जाएगा। लेटर ऑन ही सेड द इलीगल,
पूल में भी जो वायलेंट क्रिमिनल्स है उनको टारगेट करा जाएगा। बट जब एग्जीक्यूशन पे टाइम हुआ, उस पे क्या हो गया, इट बिकेम ए हॉच पॉच थिंग, इट वाज टारगेटेड अगेंस्ट एवरीबडी। तो अभी जो पीपल लाइक अस, लेट्स से, हु इज एक्चुअली लीगल है, यहाँ पे सही तरह आए हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको भी एक डर का माहौल बन रहा है कि will he actually come after the legal citizens or legal immigrants in this country also। तो आगे जाके पता चलेगा क्या होगा। आपको पता है ये स्पेसिफिकली ऑन ग्रीन कार्ड ऑल्सो उन्होंने ये बता दिया कि ग्रीन कार्ड इज ए प्रिविलेज नॉट ए राइट। तो बाद में ये कह देंगे क्या सिटीजनशिप जिनको दिया गया, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, उनको कोई स्पीडिंग टिकट भी दिख गया कि वो कहेंगे कि तुम्हें वापस भेज देंगे। तो देन इट्स देयर देखिए इज नो, या पूर्णिमा जी, इन सब के बीच में मेरे को ये समझाइए कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में क्या हुआ है, जिसके चलते दोनों देखिए कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। एक्स पर आप देखिए दोनों के किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इसको लेकर रिपब्लिकन्स क्या सोच रहे हैं? देखिए जो इलॉन मास्क का सिचुएशन है, मैं ये स्पेसिफिकली पहले कहा है कि इलॉन मास्क के बिना और डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीतने का देयर इज नो चांस एट ऑल। आई गिव यू टू रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यहाँ के जो मीडिया है, दिस इज बेसिकली 99.99% नेगेटिव इन द सेंस इन द लेफ्ट साइड। जो राइट विंग का जो कॉन्वर्सेशन है, उनका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, वो कोई पेपर नहीं छप रहे थे, ना रॉयटर्स छप रहे थे, ना एपी छप रहे थे, ना CNN छप रहे थे, कोई भी नहीं छप रहे थे। सो इलॉन मस्क जब इस सिनारियो में आए, और आए ही क्यों, बिकॉज एट द फैक्ट दैट उनके एक हिज ओन चाइल्ड बिकेम ए ट्रांस। जब ट्रांस हो गया तब उनको समझ आ गया कि ये तो गलत हो रहा है। तब दैट्स व्हेन ही केम टू द राइट साइड ऑफ द आयल। तब ही सपोर्टेड डोनाल्ड ट्रंप, ही गॉट ट्विटर और एक्स नाउ। वो एक्स प्लेटफॉर्म अगर हमारे हाथ में नहीं आता, ये सब लेफ्ट विंग था, फेसबुक, गूगल, एक्स एंड प्लस द लेगेसी मीडिया। तो यहाँ पे दिस वाज द टर्निंग पॉइंट दैट डोनाल्ड ट्रंप वन। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के आप ट्रूथ प्लेटफॉर्म देखो, वहां पे 6.3 मिलियन यूजर है, और यहाँ पे 368 मिलियन यूजर्स है। सो देयर इज नो कंपैरिजन। तो इलॉन मस्क के बिना और ट्विटर के बिना जो हमारे जैसे लोग को अपने बात जो कर पा रहे थे, दिस वाज बिकॉज ऑफ ट्विटर। तो इलॉन मस्क और वो आए, वो पैसा डाले, वो अमेरिका पैक क्रिएट किया, पैक भी क्रिएट किया, रिपब्लिकन जो कैंडिडेट्स है उनको सपोर्ट किया। तो उनके बिना तो कोई और है नहीं बड़ा जो बिजनेसमैन है जो सपोर्ट किया। बाकी सब तो लेफ्ट विंगर थे। आप सेल्स फोर्स का सीईओ देख लो, वो लेफ्ट विंगर है। आप जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, सबको देख लो, सब लेफ्ट विंगर थे पहले। so there was no way Donald Trump would have won if इलॉन मस्क केम। लेकिन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं बताया, और रिपब्लिकन पार्टी भी ये बता रहे कि इलॉन मस्क के बिना जीत पाते। दैट इज नॉट ट्रू। आई डोंट एग्री विद दैट। लेकिन वो क्या हो रहा है कि डिविजन पहले ही दिखा गया था, बिकॉज इलॉन मस्क जो स्पेसिफिकली कह रहे थे कि ये स्पेंडिंग कम करना है, हमारा डेट बढ़ गया है, डेट डिफिसिट बढ़ गया है, उसको कम करे। सो ये जो बिल जो पास कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, बिग ब्यूटीफुल बिल बोल के, दिस इज बिकम ए पोकी बिल बाय डेफिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स। जो स्पेंडिंग आप कम करने जा रहे थे, यहाँ पे वो डेफिसिट बढ़ाएंगे। पूरा बिल, मोस्ट ऑफ द इवन द रिप्रेजेंटेटिव डिडंट रीड। कल मैं पढ़ रही थी, एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ पे है जो एमटीजी बोल के है, शी रोट इन ट्विटर सेइंग दैट अगर मुझे पता होता है इस बिल में एआई का एक सेगमेंट है और एआई में कोई पाबंदी नहीं लगाया गया है 10 साल तक, तब मैं इस बिल में वोट नहीं करती। भाई तुम, आप समझो यहाँ पे कितना गहरी ये बात है। वो शी इज अ सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव, शी डिडंट रीड द बिल fully and it was passed in a hurry. Okay, so there's a lot of things that was passed through the Congress, and it is now in Senate right now. तो आइडिया है ये बिना पढ़ के पास कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारा कुछ जो शायद हमें प्रॉब्लम होने वाला है बाद में, तो ये अभी पढ़ के इसको फिक्स करे। वो लॉ पास हो जाने के बाद तो फिर
एडिशनल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना. सो इलॉन मस्क वाज एक्चुअली वेरी सिंपल, उनका एजेंडा सिंपल था. आई वांट दिस स्पेंडिंग टू बी लोअर्ड एंड दिस बिल डजंट satisfy that. there's so many good things also, जैसे जो ओल्डर पीपल का सोशल सिक्योरिटी, उनमें टैक्स नहीं लगेगा, और जिसमें वो ओवर टाइम है उसमें टैक्स नहीं लग रहा है, जो जो टिप्स है उसमें टैक्स नहीं. आई एम नॉट सेइंग द एंटायर बिल इज रॉन्ग और सो, जो जो आइटम्स अच्छा है उसको निकाल के सेपरेट करके उसको पास करते वो अच्छा रहता. देन passing the entire bill and making it a law, later we find out there is some really a bad issues over there. हमारे कंट्री इज गोइंग टू बी इन डिफिकल्ट प्रॉब्लम. यहाँ से शुरू हुआ है, पहले ही था इनफैक्ट, बट यहाँ पे इट बिकेम ए बिट मोर इशू बिकॉज ही एक्चुअली केम एंड सेड किल द बिल. एंड अब डोनाल्ड ट्रंप भर गए फिर बढ़ गए। ऑब्वियसली he left also his administration, डोज से निकल गए. उसके बाद he actually came and said kill the bill, and then Donald Trump said I don't know why he's doing that, he knows about the bill. But then Elon Musk comes and says that I don't know about the bill, I didn't even read the bill, they didn't show me the bill. Then he comes and says that if he is against me, then he should have been against me before. And then इनका शुरू हो गया. Basically he started talking about Epstein, which has been retracted by now. And then later on there was a whole conversation in terms of whether there's going to be reconciliation. अब ये डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे there is no chance of reconciliation. अब इलॉन मस्क कह रहे sure why not. but at the same time यहाँ पे कह रहे, डोनाल्ड ट्रम्प भी कह रहे कि अगर इलॉन मस्क जाके डेमोक्रेट्स को डोनेट करे, then he has to face the consequences. अब if you look at this, analyze करते आपको question खड़ा हो जाता है, which this is a democracy at the end of the day. यहाँ पे दो ही पार्टी है, इंडिया जैसा 100 पार्टी नहीं है जो के पास चॉइस है. यहाँ पे इधर लेफ्ट है या तो राइट है, तो लोग कहाँ जाएंगे. यहाँ पे राइट के साथ नहीं बनेगा तो लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट के साथ नहीं बनेगा तो राइट में जाएगा, बीच में तो कुछ है ही नहीं. और इंडिया में तो आपके साथ प्लेटर फुल ऑफ पार्टीज है, कहीं पे भी आप जाओ. और यहाँ पे सिचुएशन ऐसा बन चुका है कि आइदर दिस और दैट. अब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे कि आप डेमोक्रेट के पास अगर डोनेट करे तो ही हैज टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस. दैट मीन्स यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी एनीमोर. दिस इज dangerous trend. We can't talk about it. As a president, he shouldn't be talking about it. In my opinion, he is a elected president. And उनको हैंडल करना चाहिए सिचुएशन डिफरेंटली. इलॉन मस्क इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन. वो तो बिजनेसमैन है, वो कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन पूर्णिमा जी, अभी तो एलन मस्क ने कहना शुरू कर दिया है ना कि शायद एक तीसरी पार्टी बनानी पड़ जाए जिसमें कि 80% अमेरिकन होंगे, जिनके बारे में सोच ही नहीं रही है इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प सरकार. तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि कोई तीसरी पार्टी बना सकते हैं एलन मस्क? अगर एलन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प को चुनाव जिता सकते हैं तो फिर वो ये भी कर सकते हैं. देखिए, इलॉन मस्क इज हिज नेटवर्थ, मैं कल ही देख रही थी, परसों देख रही थी, उनका नेटवर्थ $460 बिलियन है एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो वो डोनाल्ड ट्रम्प क्या, वो कांग्रेशनल और सेनेटोरियल जो एंटायर बंच है ना, उनको 100 बार खरीद सकते हैं. तो पार्टी बनाना है तो बना सकते, देर इज नो डाउट अबाउट इट. सो ये जो क्वेश्चन है पार्टी बनाने की, वो पिछले 2-3 साल से हो रही थी. बट देयर वाज ए सेंटिमेंट दैट इस कंट्री में तीसरा पार्टी बनाना बहुत मुश्किल है. अगर इलॉन मस्क पैसा दे, बन सकता है, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. क्यों नहीं बन सकता? 2 पार्टी बना है तो तीसरा भी बन सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम इंडिया से आए हैं, वी हैव सीन एनफ. कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो इसका मतलब देयर इज, यू कांट इवन से दैट इज इट पॉसिबल और नॉट. एनीथिंग इज पॉसिबल. मनी इज वन फैक्टर, एंड इफ इलॉन मस्क मेक इट हैपन, देयर कुड बी. और मेरा क्वेश्चन इलॉन मस्क को यही था, मैं उनके पोस्ट में भी ये लिखा था कि प्लीज टेल अस व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मिडिल पार्टी. वो हमारे जैसे लोगों की सुनेंगे या कि नहीं? और हम जैसे हम हिंदूज है, माइक्रो माइनॉरिटीज है, हमारी बात कोई पार्टी सुनेगी कि नहीं? ये अभी तो ना राइट सुन रही है, ना लेफ्ट सुन रही है, ना रिपब्लिकन ना डेमोक्रेट सुन रहे. अब हमारे जैसे लोगों की जो छोटे मोटे बात है, वो आपकी पार्टी सुनेगी या नहीं? तो देखते हैं वो होता क्या है. बट इन माई माइंड एनीथिंग इज पॉसिबल. अभी ये जो स्पैट हम देखे हैं, प्लस
पिछले 3-4 महीने में हम वी हैव सीन एनफ जियोपॉलिटिकल स्पैट्स, सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं और इंटरनेशनली हो रहा है। तो हम्म। ये दिस इज अ वेरी न्यू, एक एक नया चार्टर दिख रहा है मुझे। तो विल सी हाउ दिस प्लेज आउट, मीनिंग ऐसे कभी नहीं हुआ, ऐसे कोई इलेक्टेड पॉलिटिशियन कभी ऐसे बात नहीं की। हम्म। हाँ, तो पूर्णिमा ये जी, नया है। पूर्णिमा जी, इलेक्टेड प्रेसिडेंट कभी ऐसे बात नहीं करता है। अभी आप देखो ना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, उसका क्रेडिट लेने के लिए कैसे रोते गाते फिर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अरे वो इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट हैं। अगर मान लीजिए 0.1% उन्होंने कहा भी भारत से कि ऐसा कर लो, और भारत को तो 10 और देशों ने फोन किया कि आप ऐसा कर लो, और भारत ने अगर ऐसा कर लिया, जब पाकिस्तान की तरफ से फोन आया, तो उसमें इतना रोने गाने की क्या जरूरत है। क्रेडिट अगर उनको नहीं मिल रहा, वो तो बस उनको क्रेडिट चाहिए जैसे कि उनको बहुत बड़ा महान नेता बनना है। देखिए, मैं अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज ए सपोर्टर। मैं तो 9-10 साल से उनको सपोर्ट कर रही हूँ, तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए पर्टिकुलरली पर्सनली कमेंटिंग ऑन दिस मैटर, बिकॉज मैं चाहती मेरे हिसाब से मेरा जो प्रेसिडेंट है जिनको मैं पर्टिकुलरली सपोर्ट किया है, मैं चाहती हूँ कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे और गिन चुन के बात करे, क्योंकि ही सिटिंग इन ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजिशन, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी आप अगर कंपेयर करो, आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और आई थिंक 11 or 12 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड दैट स्टेटमेंट। पहले तो ये कह रहे थे कि मैंने किया है सीज फायर, बाद में कहा मैंने उतना नहीं किया, फिर भी मैंने हेल्प किया। तो दिस इज नॉट, आई डिडंट टेक इट लाइटली ऑल्सो, और आई डिडंट टेक इट पॉजिटिवली ऑल्सो। मैं तब से बोल रही हूँ इसके बारे में कि as a country's head and also a powerful country's head, he has to put statements which is measured enough, and that's my advice to him as well. Unfortunately, obviously हुआ नहीं, but मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे, there are आईब्रोज रेज हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि वहां पे शायद उनका, ऑब्वियसली हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ विटकॉफ के बच्चे और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बच्चे की जो कंपनी है, हाँ कंपनी, क्रिप्टो कंपनी की डील हुई है। और अभी कल या परसों ही हम देख रहे थे कि उनका जो नूर खान का बेस है वो यूएस बेस, यूएस चला रहे हैं। वी लव टू सी एग्जैक्टली व्हाट कम्स आउट ऑफ इट, बट दैट इज अ वेरी ग्रिम स्टेटमेंट। आज तक किसी को पता नहीं था कि वो यूएस बेस वहां पे है, और मे बी बिकॉज ऑफ इट ये सीज फायर घोषणा किया, या प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको बार बार कह रहे, वी डोंट नो येट, बट दिस डजंट लुक गुड फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को सेम बकेट में डाल दिया है, जो एक टेरर स्टेट है वर्सेस ए विक्टिम स्टेट है, I, as a Hindu Indian American, will not accept it. And then I said it before very very clearly. और इसमें क्या हुआ क्या है इन जनरल, अंजू जी, पहले से ही मतलब एक नैरेटिव सेट किया गया है, और नैरेटिव सेट भी हो गया है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर किया है, पाकिस्तान जीता है और अमेरिका क्रेडिट लिया है। 3 चीज हुआ है वहां पे, यहाँ पे हुआ है, लेकिन यह तीनों ही गलत है। जो उसका काउंटर स्टेटमेंट नहीं आ रहा है इंडिया से, वो आना चाहिए मेरे ख्याल से। दिस इज व्हाट आई टोल्ड ऑल्सो, इंडिया को इसको काउंटर करना जरूरी है, और फॉर्मली काउंटर करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे, वही हुआ जो स्वास्तिका के साथ हुआ। वो 1950-60s में वो चुरा के ले गए, और हम अभी तक उसको फ्री नहीं कर पाए। सिमिलरली हमारे बारे में हमें कहते, हम वी आर स्मेली, वी आर करी पीपल, वी हैव मैसिव अमाउंट ऑफ लेबल्स ओवर हियर। हम काउ वर्शिपर है, हम काउ यूरिन ड्रिंकर्स है, हम फिल्दी है, हम डर्टी है, हम स्मेल करते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ। हम काली को वर्शिप करते हैं, हमें सती प्रथा हुआ करता था। आज तो नहीं है ना, तो फिर वो पुराने जमाने की बात अभी क्यों हमारे ऊपर
ठेसा जा रहा है ना. So all these things that is there, we as a Indian community, as a Hindu community could never counter. तो as हम जो यहाँ पे है छोटे community, एक 1% of Hindu Indian American over here, this is going to be very difficult situation for us also, because immigration में भी आपको मैंने पहले बताया कि वो एंटी इमिग्रेंट एक सेंटिमेंट जो है वो हमारे ऊपर ज्यादा आ रहा है, and they are saying loudly and clearly we don't want Indians here. And this is not about South Americans or any other people, it is about Indians. So हमारे ऊपर अटैक होगा, हमारे ऊपर एक सेंटिमेंट बढ़ाया जाएगा. अगर इंडिया इसको सीरियस नहीं लेंगे तो मुझे नहीं पता कौन से कंट्री के हम एक्सपेक्ट भी कर सकते, कोई इंडिया के बिना कोई और कंट्री के ऊपर हम उम्मीद कर सकते कि कोई लीडरशिप पोजीशन में आके इस जो ये जो नैरेटिव है सेट हो रहा है इसको काउंटर करे. तो दिस पर्टिकुलर जो पाकिस्तान इंडिया का जो नैरेटिव है उसको काउंटर करना बहुत ही जरूरी है मेरे हिसाब से. लेकिन पूर्णिमा जी, हमारे विदेश मंत्री ने, जयशंकर ने तो जाकर कहा था अमेरिका में, बहुत पहले इंटरव्यू दे दिया था कि हमको तो 10 देशों के फोन आए थे, उनमें अमेरिका भी था, लेकिन हमने तो साफ कहा था कि अगर सीज फायर जैसा कुछ करवाना है तो फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ फोन करें. पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, उसके बाद भारत ने उस बात को माना. लेकिन अब क्या होता है ना कि झूठ, यही तो नैरेटिव है, फेक नैरेटिव. झूठ को आप बार बार परोसते चले जाते हैं तो लोगों को लगता है यही सच है शायद, लेकिन सच तो एक बार बोला जाता है, और सच वो बोला है भारत ने. ऐसा नहीं कि भारत ने काउंटर नहीं किया. अब डोनाल्ड ट्रंप अगर राग पकड़ कर ही बैठ जाए, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो फिर कोई कितना उसको नकारेगा. लेकिन बुद्धिमान के लिए तो इशारा काफी होता है, डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ जाना चाहिए. और जैसे हालात आप बता रही है तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग रिपब्लिकन्स के साथ थे कहीं वो फिर डेमोक्रेट्स के साथ ही ना चले जाएं, क्योंकि उनके जमाने में तो ये सब नहीं था ना. तो ये चीजें जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप लेकर चल रहे हैं, एलन मस्क नाराज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता डोनाल्ड ट्रंप के लिए निकालना पड़ेगा. और फिर वो 2026 के लास्ट में जो मिड टर्म इलेक्शंस कुछ होते हैं अमेरिका में, उसमें देखना पड़ेगा कि लोग कितने हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ. तो कहने आपकी बातों से लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी मुश्किल तो एलन मस्क ही उनके लिए खड़ी करने जा रहे हैं. आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर मेरे दर्शकों को जानकारी दी. पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार. थैंक यू.